आज की हमारी क्लास रहने वाली है व्यक्तित्व मापन की विधियां, यानी कि जो पर्सनैलिटी है आपको उसको मेजर करने की जो विभिन्न विधियां हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। शैक्षिक मूल्यांकन मापन ये यूनिट चल रही है आपकी, तो आज हम चर्चा करेंगे व्यक्तित्व मापन की विधियों पर। व्यक्तित्व मापन की विधियां क्या क्या होती हैं, तो इन पर आज जो भी आपके डाउट हैं वो सारे डाउट दूर होंगे। जेएस एजुकेशन ऑनलाइन चैनल के माध्यम से मैं जितेंद्र सिंह आपके लिए लाया हूं एक बेहतरीन तरीके से व्यक्तित्व मापन की विधियों को आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए एक चार्ट, जो कि आप पीछे बोर्ड पर देख सकते हैं। तो व्यक्तित्व मापन की विधियों को दो भागों में हम बांटते हैं। नंबर एक होता है आपका अप्रक्षेपण विधियां, दूसरी होती है प्रक्षेपण विधियां। और प्रक्षेपण विधियां तीन प्रकार की होती हैं: आत्मनिष्ठ यानी व्यक्तिनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, और तीसरी होती हैं आपकी मनोविश्लेषणात्मक विधियां। और प्रक्षेपण विधियां जो होती हैं आपकी ये चार प्रकार की होती हैं मुख्य रूप से: टीएटी, सीएटी, रोशन स्याही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति परीक्षण। तो इस तरीके से ये जो आज हम चर्चा करेंगे इन पर व्यक्तित्व मापन की विधियों पर एक एक कर गहन चर्चा होने वाली है। तो अप्रक्षेपण विधियों में सबसे पहले आपकी होती है आत्मनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ विधियां। तो इसमें कौन कौन सी विधि आती है आपकी: प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि। और दूसरी आपकी जो अप्रक्षेपण में आती है वस्तुनिष्ठ विधियों में वो आती है निर्धारणमान विधि, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, निष्पादन परीक्षण विधि, परिस्थिति परीक्षण विधि। और इसके अलावा मनोविश्लेषणात्मक विधि, ये भी जो है अप्रक्षेपण विधियों के ही एक रूप है। तो इसके अंतर्गत स्वप्न विश्लेषण विधि, शब्द सहचार्य विधि और प्रक्षेपण विधियां तो ये काफी महत्वपूर्ण है, जो पूछ ली जाती हैं आपसे टेट में। तो यहां से क्वेश्चन बनता है आपका बीएड का क्वेश्चन बनता है एक लॉन्ग क्वेश्चन कि व्यक्तित्व मापन की विधियों का पर वर्णन कीजिए, या आपका डीएलएड में संक्षेप में आ सकता है कि आत्मनिष्ठ विधियों का वर्णन कीजिए, वस्तुनिष्ठ विधियों का वर्णन कीजिए, प्रक्षेपण विधियों का वर्णन कीजिए। या आपका टेट में पूछा जा सकता है, सुपर टेट में पूछा जा सकता है कौन सी अप्रक्षेपण विधि है, कौन सी प्रक्षेपण विधि है, कौन सी मनोविश्लेषणात्मक विधि है, कौन सी वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इस चार्ट के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि कौन कौन सी विधि क्या है। आइए अब एक एक करके हम इन विधियों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले अप्रक्षेपण विधियों के अंतर्गत जो आत्मनिष्ठ विधियां आती हैं यानी व्यक्तिनिष्ठ विधि आती हैं, उनमें 5 विधियां हमने मुख्य रूप से ली हैं। ये हैं आपकी प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि और शारीरिक परीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि। तो इस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो प्रश्नावली विधि में देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। इसमें प्रश्नों की एक सूची होती है जिनका उत्तर व्यक्ति को देना होता है। यह प्रश्न जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित होते हैं, जैसे स्वास्थ्य, परिवार, समाज, संवेगात्मक वातावरण आदि। इस पर जो प्रश्नावली जो मतलब प्रश्न तैयार किए जाते हैं, और जो 4 प्रकार की प्रश्नावली तैयार कर सकते हैं हम। अब किसी बालक का हमें जो है उसके व्यक्तित्व का हमें मापना है, व्यक्तित्व को मापने के लिए अप्रक्षेपण विधि में प्रश्नावली विधि क्या होती है कि हमें कुछ प्रश्न तैयार कर लिए जाते हैं। उससे स्वास्थ्य, उसके परिवार, उसके समाज, आसपास के संबंधित लोगों से संबंधित वो प्रश्न होते हैं। और वो जब प्रश्न तैयार करते हैं उसकी 4 विधियां होती हैं। नंबर 1 होती है आपकी बंद प्रश्नावली। इसमें हाँ या ना में उत्तर देता है जो जिसका हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं, यानी कि हम उससे पूछेंगे कि आपको मीठा अच्छा लगता है, वो कहेगा हाँ या ना। तो इस तरीके के प्रश्न होते हैं उसमें। खुली प्रश्नावली विधि, इसमें व्यक्ति को पूरा उत्तर लिखने का मौका दिया जाता है कि आप खाने में क्या क्या पसंद करते हैं, तो वो अपना पूरी व्याख्या लिख सकता है कि मुझे ये चीजें खाने में पसंद है, तो इसमें खुल के वो लिख सकता है। और सचित्र प्रश्नावली विधि, इसमें चित्रों के आधार पर उत्तर दिए जाते हैं, यानी कि बालक को या व्यक्ति को चित्र दिखाए जाते हैं, उसके बारे में वो क्या बताता है, तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का हम निर्धारण करते हैं। विविध प्रश्नावली विधि, इसमें सभी प्रकार के मिले जुले प्रश्न होते हैं। इसमें हाँ या ना वाले मतलब बंद प्रश्नावली, खुली प्रश्नावली, सचित्र प्रश्नावली, मतलब सब तरीके के प्रश्नों को हम शामिल कर लेते हैं। तो इस तरीके से हम प्रश्नावली विधि से यानी क्वेश्चन आयर के मेथड से जो है हम किसी व्यक्ति के जो है पर्सनैलिटी के को मापने की कोशिश करते हैं। ये कम खर्चीली होती है, और ये जो हम प्रश्नावली विधि के माध्यम से एक बार में हम कई लोगों पर हम जो है ये जो है इसका टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें एक फॉल्ट होता है कि इसमें कभी कभी जो है प्रश्न मतलब जिस पर हम ये परीक्षण कर रहे हैं या जिसका हम व्यक्तित्व मापन कर रहे हैं, तो वो प्रश्नावली विधि में क्या होता है कि वो प्रश्नों का उत्तर सही नहीं देता और वो कुछ चीजें छुपा लेता है। तो कभी कभी जो है व्यक्तित्व मापन में यहाँ पर त्रुटियां आने की संभावना होती है।
अब अप्रक्षेपण विधि में के अंतर्गत आत्मनिष्ठ विधि में जो है दूसरी आती है आपकी व्यक्ति इतिहास विधि। व्यक्ति इतिहास विधि में क्या होता है, इस विधि में व्यक्ति के संपूर्ण जीवन से संबंधित अधिक से अधिक सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इसके लिए उसके माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों, मित्र, पड़ोस, अध्यापकों से प्राप्त जानकारी के साथ साथ मनोवैज्ञानिक परीक्षण, साक्षात्कार आदि का सहारा लिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति है या जो बालक है उसका हम व्यक्तित्व चेक करते हैं, तो उसकी जो भी हिस्ट्री रही है, जो इतिहास रहा, तो उसके इतिहास के बारे में उसके दोस्तों से, उसके घर वालों से, उसके परिवार से, माता पिता से, भाई से, दोस्तों से, विद्यालय के टीचरों से, तो आसपास के जो लोग हैं उसके पड़ोस के लोगों से जो है उसके बारे में जानकारी लेते हैं। उसकी उन जानकारियों के आधार पर हम देखते हैं कि उसका व्यक्तित्व किस प्रकार का है, तो उसे निर्धारण करने की कोशिश करते हैं। तीसरा आपका आता है साक्षात्कार विधि यानी इंटरव्यू मेथड। इस व्यक्तित्व मापन की सबसे अधिक प्रयुक्त की जाने वाली विधि है। इस विधि में साक्षात्कार कर्ता संबंधित व्यक्ति से आमने सामने कुछ प्रश्न पूछता है। प्रश्नों के अतिरिक्त साक्षात्कार कर्ता व्यक्ति के बाहरी व्यक्तित्व, उसकी भाव भंगिमाओं आदि के द्वारा उसके व्यक्तित्व की जांच कर लेता है। इसमें क्या होता है, जो जिसका हम व्यक्तित्व चेक कर रहे हैं यानी पर्सनैलिटी जिसकी मेजर कर रहे हैं वो हमारे सामने होता है। जो उससे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके क्वेश्चन देने के हाव भाव, उसके तरीकों से हम उसके व्यक्तित्व को मापने की कोशिश करते हैं। और जो आपका इंटरव्यू मेथड होता है ये दो प्रकार का होता है, एक स्ट्रक्चर, एक अनस्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो होता है पहले से निश्चित होते हैं कि ये प्रश्न होंगे और हमें ये प्रश्न पूछने हैं, इस क्राइटेरिया में, इस एरिया से प्रश्न पूछने हैं। और एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू होता है, वो उसमें कोई प्रश्न निश्चित नहीं होते। उसमें जो है एक प्रश्न के उत्तर के बाद दूसरा प्रश्न जो है जो इंटरव्यू ले रहा है यानी साक्षात्कार कर रहा है, जो साक्षात्कार करने वाला है, तो अपने हिसाब से प्रश्नों को जोड़ता रहता है अपनी सुविधा के अनुसार। तो इस तरीके से अब अप्रक्षेपण विधि में जो है, अब आत्मनिष्ठ विधि में जो है चौथी विधि आती है आपकी नंबर 4 शारीरिक परीक्षण विधि यानी फिजिकल टेस्ट मेथड। इस विधि में विभिन्न यंत्रों की सहायता से व्यक्ति के शारीरिक लक्षणों का अध्ययन किया जाता है। कुछ प्रमुख यंत्रों का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इससे हृदय गति नापी जाते हैं। नियोमोग्राफी, इससे श्वास की गति नापी जाती है। और प्लेथिस्मोग्राफ, रक्तचाप नापा जाता है। इससे साइको गैलेवेनोमीटर त्वचा में जो होने वाले रासायनिक परिवर्तन है वो नापे जाते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कभी कोई व्यक्ति अपनी कोई चीज छुपाना चाहता है तो इनके माध्यम से कि हृदय की गति, मान लीजिए वो झूठ बोलेगा तो उसके हृदय गति चेंज हो जाएगी, उसके सांस की गति के माध्यम से, उसके रक्तचाप से, और उसके जो त्वचा के रासायनिक परिवर्तन हो रहे हैं तो उनके आधार पर भी हम उसके व्यक्तित्व का हम आकलन कर सकते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की है। और अप्रक्षेपण विधि में जो है आपका आता है आत्मचरित्र लेखन विधि यानी कि बायोग्राफी मेथड। इस विधि में व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में से किसी पहलू से संबंधित एक शीर्षक दिया जाता है और उस पर व्यक्ति को एक आत्मकथा निबंध लिखने को कहा जाता है। उसे विश्वास दिलाया जाता है कि उसके जीवन से संबंधित बातों को गुप्त रखा जाएगा। यानी कि इसमें क्या होता है कि किसी व्यक्ति के जिसकी हम पर्सनैलिटी चेक करना चाह रहे हैं तो उस व्यक्ति को हम जो है एक शीर्षक दे देते हैं, एक कोई टॉपिक दे देते हैं उसके जीवन से रिलेटेड, और उस पर सब बताया जाता है कि आप इसके बारे में लिखिएगा कि आपको कैसा लगता है, इसके बारे में क्या अनुभव है आपके, और जो बात आप लिखोगे वो सब चीजें जो हैं गोपनीय रहेंगी। तो वो क्या चीज लिखता है, तो जो चीज वो लिखता है अपने मनोभाव जो प्रकट करता है अपनी आत्मचरित्र लेखन विधि में यानी अपनी बायोग्राफी में, तो उसके व्यक्तित्व का हमें पता चलता है कि यदि वो गलत व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं उसके बायोग्राफी में गलत विचार आएंगे, कहीं तो उसके जो बायोग्राफी से हम ये चीजें आकलन कर लेता है। तो ये अप्रेक्षण विधि की आत्मनिष्ठ व्यक्ति विधि की जो है ये 5 विधियां हो गई आपकी, प्रश्नावली विधि, व्यक्ति इतिहास विधि, साक्षात्कार विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, आत्मचरित्र लेखन विधि। अब इसी में जो है दूसरी आती है आपकी वस्तुनिष्ठ विधि। इसमें क्या कौन कौन सी विधि है, निर्धारण मापनी विधि, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, निष्पादन विधि और परिस्थिति परीक्षण विधि। तो अब हम जो है अप्रक्षेपण में वस्तुनिष्ठ विधियों की 5 अगली विधियां पढ़ते हैं। तो अप्रक्षेपण विधि में जो है वस्तुनिष्ठ विधियां जो होती हैं, नंबर 1 होती है आपकी निर्धारण मापनी। इस विधि द्वारा व्यक्ति के किसी विशेष गुण अथवा व्यक्ति की कार्य क्षमता का मूल्यांकन किया जाता है। सामान्यतः निर्धारण मापनी के द्वारा व्यक्ति के गुण की विशेषता के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। इनकी संख्या 3 से 10 हो सकती है, किंतु प्राय 5 और 7 बिंदु अधिक प्रयोग में लाए जाते हैं। ईमानदारी के गुण की 5 बिंदु मापनी प्रसिद्ध है। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप कोई चीज ऑनलाइन लेते हैं फ्लिपकार्ट या किसी भी कहीं भी, तो वहां पर जो है स्टार बने हुए होते हैं, 5 स्टार बने हुए हैं। तो आप उन 5 स्टारों में से आपको
कितना पसंद आया, 1 नंबर का अच्छा लगा, 2 नंबर का अच्छा लगा, 3 नंबर का गुड लगा, वेरी गुड, तो उसी हिसाब से आप जो है उसका निर्धारण कर देते हैं। तो वो बोलते हैं निर्धारण मापने। इसी तरीके से कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है तो आप उसे 1 स्टार देंगे, 2 स्टार देंगे, 3 स्टार देंगे, 4 स्टार देंगे, 5 स्टार देंगे। तो इस तरीके से जो है हम निर्धारण मापने के द्वारा भी जो है व्यक्ति का जो है उसके जो ईमानदारी का कोई हमें या कोई विशेष गुण मापना है तो उस हिसाब से हम एक मापनी बना लेते हैं और उसके विभिन्न गुणों के आधार पर उसके एक डाटा इकट्ठा कर लेते हैं और उसके व्यक्तित्व का मापन करने की कोशिश करते हैं। अब इसके अंतर्गत आती है आपकी निरीक्षण विधि। इस विधि में व्यक्ति एकांत में, समूह में अथवा विशिष्ट परिस्थितियों में जो भी कार्य करता है उन क्रियाओं का यदि अवलोकन यानी निरीक्षण किया जाए तो उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व संबंधित बहुत सी सूचना प्राप्त हो सकती हैं और इनके आधार पर हम उसके व्यक्तित्व के मापन का पता कर सकते हैं या व्यक्तित्व मापन कर सकते हैं। किसी व्यक्ति के हम जब वो व्यक्ति एकांत में है, वो व्यक्ति किसी समूह में है, वो व्यक्ति किसी परिस्थिति में है, विभिन्न परिस्थितियों में वो कैसा रिएक्ट करता है तो उसको सब चीज़ों को हम ऑब्जर्व करते हैं, उसका निरीक्षण करते हैं। उस निरीक्षण के माध्यम से, उस ऑब्जर्वेशन के माध्यम से हमें पता चलता है कि व्यक्ति की पर्सनैलिटी कैसी है। मान लीजिए कहीं लड़ाई हुई, वो एकदम से डर गया तो वो क्या हुआ कि उसकी पर्सनैलिटी से उसको पता चला कि हमें कि ये एक तरीके से डरने वाला व्यक्ति है। या कोई व्यक्ति किसी बात को सुनकर एकदम उग्र हो जाता है तो वो एक उग्र व्यक्ति है। तो इस तरीके से हम विभिन्न परिस्थितियों में उसके जो निरीक्षण करते हैं, उसका अवलोकन करते हैं, उनके माध्यम से उसके हम पर्सनैलिटी का पता लगा सकते हैं। ये भी एक पर्सनैलिटी चेक करने की विधि है। इसके बाद अप्रक्षेपण विधि में जो वस्तुनिष्ठ विधि चल रही है आपकी, उसमें तीसरी विधि आती है समाज मिति विधि। किसी समूह के व्यक्तियों के परस्पर संबंध की जानकारी इस विधि द्वारा की जाती है। इस प्रकार बालकों के सामाजिक गुण अथवा परस्पर संबंधों का मापन किस विधि द्वारा किया जाता है कि समूह में किसी व्यक्ति को पसंद किया जाता है या तिरस्कृत किया जाता है अथवा तटस्थ रूप में रखा जाता है। इससे एक समूह के सदस्यों के पारस्परिक संबंध ज्ञात किए जाते हैं। यह पता लगाया जाता है कि कौन व्यक्ति सर्वाधिक पसंद है या नापसंद है। इसमें क्या होता है, जो समाज विधि होती है उसके आसपास का जो समाज है, उसका जो ग्रुप है, उसका जो क्लास है, उसकी जो परिवार है, समूह, उसका जो समाज है, तो उसमें क्या होता है कि उस व्यक्ति को कितना पसंद किया जा रहा है, कितना पसंद नहीं किया जा रहा, तो उसके आसपास के लोगों से हम पूछते हैं। तो उसके आधार पर हम निर्धारित करते हैं। यदि उसे ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं तो इसके मतलब उसकी पर्सनैलिटी अच्छी है, उसे ज्यादा लोग नापसंद कर रहे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है। तो इस तरीके से हम किसी का व्यक्तित्व नाप सकते हैं, किसी की पर्सनैलिटी को चेक कर सकते हैं। इसी में आता है नंबर 4 निष्पादन परीक्षण विधि। इस विधि के में बालक को कोई कार्य करने के लिए दे दिया जाता है, उस कार्य को कितने अच्छे तरीके से करता है और कार्य का जो निष्पादन आता है यानी जो उसका परफॉर्मेंस है के आधार पर जो है उसके व्यक्तित्व का हम निर्धारण करते हैं। हमने किसी व्यक्ति को, किसी बालक को कोई कार्य करने के लिए दे दिया, उस कार्य का जो प्रदर्शन हुआ यानी उसने जो कार्य करते समय प्रदर्शन किया तो उस प्रदर्शन के आधार पर हम उसके व्यक्तित्व का मापन कर लेते हैं कि ये किस व्यक्तित्व का व्यक्ति है। अब आप अप्रक्षेपण विधि में जो है आपकी 5वीं आती है परिस्थिति परीक्षण विधि, यानी कि सिचुएशन टेस्ट मेथड। इस विधि में व्यक्ति द्वारा भिन्न परिस्थितियों में किए गए व्यवहार का निरीक्षण करके उसके शारीरिक, मानसिक और चारित्र गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी लड़ाई झगड़े की स्थिति में किस प्रकार का रिएक्ट कर रहा है और वो यदि मतलब कि कोई ऐसी दुविधा आ गई कि कहीं उसे पैसों की जरूरत है और उसके पास में कुछ पैसे हैं किसी के, मान लीजिए वो बैंक में नौकरी करता है, बैंक के कुछ उसके पास कैश है, उसके घर में कुछ कैश की किल्लत है, तो क्या वो उन पैसों को गमन करता है या किसी दूसरे के पैसों को हड़पता है। तो इस तरीके की जो परिस्थिति है विभिन्न परिस्थितियों के सामने क्रिएट की जाती है बालक के। तो बालक को जैसे कक्षा में प्रश्न पत्र दे दिया जाता है, उसे अचानक की प्रश्न पत्र दे दिया कि वो प्रश्न पत्र को देखने के बाद बताएगा टीचर से, नहीं बताएगा कि मुझे प्रश्न पत्र पहले ही मिल गया है परीक्षा से। तो उस तरीके से विभिन्न परिस्थितियां क्रिएट की जाती हैं और उसके हिसाब से उसका शारीरिक, मानसिक और चारित्र गुणों का मूल्यांकन किया जाता है। ये होती है आपका सिचुएशन टेस्ट मेथड। ये अप्रक्षेपण विधि की वस्तु विधि थी। अब आपके आते हैं अप्रक्षेपण विधि की मनोविश्लेषणात्मक विधि। इन विधियों में मनोविश्लेषणात्मक विचारधारा का प्रयोग किया जाता है। मनोविश्लेषण के अनुसार व्यक्ति के अचेतन मन में उसकी दमित अतृप्त इच्छाएं होती हैं। व्यक्ति को जानने के लिए अचेतन मन को जानना आवश्यक होता है। मतलब जो चीजें मन में दब गई हैं, कहीं पर छुपी हुई हैं, मतलब अचेतन मन में चली गई हैं, कुछ चीजें हमने दबा ली हैं अपने मन में, हम नहीं बताते किसी को, तो वो भी हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा होती है। जो चीज मनोविश्लेषणात्मक विधि के द्वारा बाहर निकल कर आती है, इस तरीके की पर्सनैलिटी। तो हमने अब तक पढ़ा
अप्रक्षेपण विधि में आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि की 5 विधि। अब मनोविश्लेषणात्मक विधि की 2 विधि पढ़ेंगे, स्वप्न विश्लेषण विधि, शब्द सहचार्य विधि। तो देखते हैं ये कौन कौन सी होती है। स्वप्न विश्लेषण विधि, ड्रीम एनालिसिस मेथड। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति के सपनों में देखी गई वस्तु और घटनाओं के विश्लेषण द्वारा उसके अचेतन मन की अतिरिक्त व दमित इच्छाओं को ज्ञात किया जाता है। यानी कोई यदि सपने में देखता है कि वो उसे विभिन्न प्रकार का खाना मिल रहा है, विभिन्न प्रकार के फल मिल रहे हैं, तो उससे पता चलता है कि उसे कहीं ना कहीं मतलब कि खाने पीने की चीज़ों का अभाव है, या उसे पैसा धन दौलत जैसे सपने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसके मन में धन दौलत कमाने की चाह है, या वो देख रहा है कि कोई लग्जरी गाड़ी है या लग्जरी लाइफ है। तो उस तरीके की कोई सपन आते हैं, तो उस तरीके से उसका जो हमें उसके सपनों का एनालाइज करके जो है हम देखते हैं। और उसके बाद जो आता है आपका स्वप्न सहचार्य परीक्षण। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड एसोसिएटेड टेस्ट यानी कि WAT, इसका निर्माण फ्रांसीसी गाल्टन यानी 1889 में हुआ था। और इस विधि में व्यक्ति को एक एक करके कुछ शब्द सुनाए जाते हैं। प्रत्येक शब्द को सुनने के बाद जो पहला शब्द उसके मस्तिष्क में आता है वह उसे बताता है और बताना होता है। व्यक्ति द्वारा बताए गए शब्दों के आधार पर उसके अचेतन मन की स्थिति का अनुमान लगाया जाता है। किसी व्यक्ति के सामने हम शब्दों का वर्णन कर रहे हैं और उन वर्णन के आधार पर जो है हम देखते हैं कि कोई शब्द रखा और उस शब्द के बाद जो है वो व्यक्ति क्या बोलता है, तो उस बोलने के उसके आधार पर कि उसकी क्या प्रतिक्रिया उस शब्द के बाद, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी का हम पता लगा सकते हैं। अब हमने चर्चा कर ली है यहाँ पर आत्मनिष्ठ विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और मनोविश्लेषणात्मक विधि। यानी कि ये समाप्त हो गई, ये समाप्त हो गई, ये समाप्त हो गई, यानी अप्रक्षेपी विधि आपकी कंप्लीट होगी। अब आती है आपकी प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि में TCAT और रोशन स्याही धब्बा परीक्षण और वाक्य पूर्ति, ये प्रमुख विधियां हैं, पूछ ली जाती हैं एग्जाम में। तो देखते हैं प्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रक्षेपण वह प्रक्रिया जिसमें कोई व्यक्ति अपनी अनुभूति, इच्छा, विचारों और संवेगों को दूसरे व्यक्तियों, घटनाओं, माध्यम के से प्रकट करता है। इस पर आधारित विविध प्रक्षेपण विधियां हैं जिसमें हमने प्रमुख ली हैं। कहने वाला भी है प्रक्षेपण विधि क्या होती है कि इस प्रक्षेपण का मतलब होता है कि हम अपनी कोई बात, अपनी कोई इच्छा किसी दूसरे के ऊपर को ढाल के बताना चाहते हैं। मान लीजिए हमें लग रहा है कि हमें आइसक्रीम खानी, तो आइसक्रीम खाने के लिए हम क्या किए करेंगे कि छोटे बच्चे का घर में या छोटे भाई बहन का नाम लेंगे कि ये जो आइसक्रीम खाना चाह रहा है, तो उसके माध्यम से अपनी इच्छा को हम प्रकट करना चाहेंगे। या हम ये जो है बाहर घूमने जाना चाह रहा है, ये लाल किला देखना चाह रहा है, जबकि हमारी इच्छा है कि हम लाल किला देखें, लेकिन हम नहीं कह पा रहे किसी संकोच के कारण। तो वो चीज़ें जो हैं किसी और के माध्यम से हम प्रकट करते हैं अपनी इच्छाओं को, अपनी अनुभूतियों को, अपने विचारों को, अपने संवेगों को, तो वो क्या होता है, प्रक्षेपण होता है। तो इस प्रक्षेपण विधि के माध्यम से हम किसी और चीज के माध्यम से, मतलब कि किसी और वस्तु, किसी क्रिया के माध्यम से हम जो उसके मन की बातें निकालते हैं, तो उसकी जो पर्सनैलिटी है, जो उसके अंदर छुपी हुई चीजें हैं, वो बाहर आती हैं। तो वही यहाँ पर टेस्ट है। तो पहला टेस्ट आपका है प्रक्षेपण विधि में TAT, थीमेटिक एप्रीएप्शन टेस्ट। एप्रीएप्शन टेस्ट, थीमेटिक एप्रीएप्शन टेस्ट, इसका उच्चारण करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो इसको हिंदी में बोलते हैं प्रसंगात्मक बोध परीक्षण, कथा प्रसंग विधि निर्माण। तो ये इसके हिंदी में नाम है। इसे मर्रे तथा मॉर्गन ने 1935 में दिया था। यहाँ से एक एक नंबर के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाते हैं कि TAT की फुल फॉर्म बताइए, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, इसका जनक कौन थे, मर्रे और मॉर्गन, 1935। इसमें क्या होता है, 30 चित्र होते हैं, यानी कि 30 चित्र जैसे ताश के कार्ड होते हैं, पिक्चर कार्ड होते हैं। ये 10 स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 पुरुषों के लिए होते हैं, 10 दोनों के लिए होते हैं। एक व्यक्ति को 20 कार्ड दिए जाते हैं, जिसमें से एक कार्ड खाली होता है। व्यक्ति को एक एक करके कार्ड दिखाए जाते हैं, उससे प्रत्येक चित्र को देखकर एक कहानी लिखने को लिए कहा जाता है। इसलिए इसके लिए कोई समय सीमा नहीं होती। कहने का मतलब ये है कि आपको 20 कार्ड, कोई पुरुष है तो उसे जो है 10 पुरुष वाले कार्ड और 10 और मतलब कि सिंपल कार्ड दिए जाएंगे, उसमें एक खाली कार्ड दिया जाएगा। उन कार्ड को देखकर आप एक एक कार्ड दिखाया जाएगा, उन कार्ड के हिसाब से आपको चित्र देखकर आपको जो है अपने जो है उसमें अपनी राय देनी है कि आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं।
तो उसकी राय से उसकी जो वो चित्रों में उसे देखा, उसने जो उसकी व्याख्या की, तो उसके आधार पर जो है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो बता पाएगा। यदि वो कोई उग्र बातें लिख रहा है उसमें, तो उसकी पर्सनैलिटी पता जाएगी उग्र है, या वो कोई पोलाइटी बात कर रहा है कि इसमें मुझे जो है चिड़िया दिख रही है, चिड़िया जो है चहचहा रही हैं, वो जो हरे वृक्षों पर बैठी हैं, तो वो पता चल जाएगी ये इको फ्रेंडली है। तो इस तरीके से हो जाता है। तो उस अब दूसरा आपका आता है CAT, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, बाल बोध परीक्षण। अब क्या था कि वो टेस्ट जो था 14 वर्ष से ऊपर की आयु के लिए था, नहीं बड़े बच्चों के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो ये छोटे बच्चों के लिए होता है, 3 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए बनाया गया। ये बनाया था आपका लियोपोल्ड ब्लैक ने 1949 में। आयु सीमा इसकी 3 से 4 वर्ष के बच्चों पर होता है। ये TAT की तरह ही होता है, केवल इसमें बालक बालिकाओं के व्यक्तित्व मापन के लिए पशु, मतलब यहाँ पर क्या पशु मतलब कि चित्र दिए जाते हैं, पशु आधारित 10 पिक्चर दी जाती हैं। तो उनको पशु आधारित 10 पिक्चर दिखाई जाती हैं बच्चों को। उन पिक्चर को देखकर, उन पशुओं को देखकर, उन कार्ड को देखकर बच्चा क्या बताता है, तो जो वो बता रहा है तो उसके मनोभाव का पता चलता है कि ये बच्चा अंदर से कैसा है, तो उसकी पर्सनैलिटी का हम आकलन कर सकते हैं। अब तीसरा आता है आपका IBT, इंक ब्लोट टेस्ट, इसे रोशन स्याही धब्बा परीक्षण भी कहते हैं। निर्माण किया था हरमन रोसा ने 1921 में। प्रयुक्त कार्डों की संख्या 10 थी इसमें, जिन पर कुछ स्याही के धब्बे होते थे। 5 कार्ड काले और सफेद होते थे और 5 कार्ड जो है विभिन्न रंग के होते थे। अब 5 कार्ड काले सफेद, जिसमें मतलब कि केवल काला सफेद रंग यूज होता था, लेकिन 5 कार्डों में जो है सभी तरीके के रंग यूज होते थे, चाहे लाल, काला, पीला, नीला, हरा, तो इस तरीके के 5 कार्ड थे। तो ये कार्ड बच्चों को दिखाए जाते, उन बच्चों को बताया जाता था, या जिसका हम व्यक्ति परीक्षण कर रहे थे कि आपको इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो वो अपनी सोच बताता था कि मुझे इसमें पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, मुझे इसमें युद्ध करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, मुझे यहाँ पर कोई किसी को मारते हुए दिखाई दे रहा है। तो उस तरीके से उसकी पर्सनैलिटी का पता चलता था, जो उसका आंतरिक व्यक्तित्व था तो वो उसके सामने आता था। इसी तरीके से इसी क्रम में अगला जो आपका आता है SCT, स्टेटमेंट कंप्लीट टेस्ट, मतलब सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इसे स्टोरी कंप्लीट टेस्ट ही बोलते हैं। वाक्य पूर्ति परीक्षण, कहानी पूर्ति परीक्षण। SCT निर्माण किया था इसका पाइन तथा टेलर द्वारा 1930 में होता है। इसमें 12 अधूरे वाक्य दिए जाते हैं, एक अधूरी कहानी जिन्हें पूरा करने को कहा जाता है, और सभी वाक्यों में शुरू जो है मैं से शुरू होते हैं। जैसे मैं जब दुखी होता हूँ तो, इस तरीके के प्रश्न किए जाते हैं। मैं जब दुखी होता हूँ तो अकेले कहीं चला जाता हूँ घूमने, या हवा में घूमता हूँ, या सो जाता हूँ, या अकेले कमरे में चला जाता हूँ, या लड़ता हूँ। ये इस तरीके से मैं जब खुश होता हूँ तो क्या करता हूँ। तो इस तरीके के वाक्य दिए जाते हैं। अपने विचारों, इच्छाओं, संवेगों के आधार पर उन वाक्यों को पूरा करता है। उसी के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व मापन का मूल्यांकन कर लिया जाता था है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज की आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आशा करता हूं कि इसी के आपके मोटिवेशन से आगे भी ये क्लास लाता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।